हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में ICAR टेक्नीशियन 2022 की परीक्षा के लिए प्रैक्टिस सेट नंबर 18 सॉल्व करेंगे। इस प्रैक्टिस सेट में जो आपका ICAR टेक्नीशियन का एग्जाम हुआ था 2 फरवरी 2022 को, तो 2 फरवरी 2022 में पूछे गए ऑल शिफ्ट के क्वेश्चन इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखिए। वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, पास में आपके बेल आइकन होगा उसको भी दबा लें। इससे आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप सभी लोगों तक आसानी से पहुंच जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। इस वाले वीडियो में जो आपका ICAR टेक्नीशियन का एग्जाम हुआ था 2 मार्च 2022 को, तो 2 मार्च 2022 में ऑल शिफ्ट के पूछे गए सभी क्वेश्चन इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो जिन बच्चों का एग्जाम 4 मार्च को है, तो आज का जो वीडियो है बहुत ही इंपॉर्टेंट उन बच्चों के लिए रहने वाला है। तो आप लोग वीडियो को अंत तक वॉच करिएगा, तभी आप लोगों के हर क्वेश्चन अच्छे से समझ में आएगा। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें आप लोग। वीडियो काफी इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। सो गाइस, पहला क्वेश्चन पूछा गया था, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए प्रोडक्टिव फूड। कहने का मतलब है निम्नलिखित में से कौन सुरक्षात्मक भोजन है। ऑप्शन सी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, फ्रूट्स। इस क्वेश्चन से रिलेटेड एक्स्ट्रा फैक्ट जान लेते हैं। सुरक्षात्मक खाद्य पदार्थ, विटामिन और खनिज, इसमें हरी पत्तेदार सब्जियां, अन्य सब्जियां, फल, अंडा, दूध और दुग्ध उत्पाद और मांसाहारी खाद्य पदार्थ शामिल हैं। तो इस क्वेश्चन से आप लोगों को इतनी जानकारी प्राप्त हो जाती है। सो गाइस, अगला क्वेश्चन पूछा गया, मंडल आयोग कब स्थापित किया गया था। मंडल आयोग सन 1979 में तत्कालीन जनता पार्टी की सरकार द्वारा स्थापित किया गया था। इस आयोग का कार्यक्षेत्र सामाजिक एवं आर्थिक रूप से पिछड़ों की पहचान कराना था। श्री बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल इसके अध्यक्ष थे। सो गाइस, अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि सिडबी की स्थापना कब हुई थी। तो सिडबी की स्थापना 2 अप्रैल 1990 ईस्वी को हुई थी। तो सिडबी की स्थापना 2 अप्रैल 1990 को हुई थी। अगर पूछा जाए कि सिडबी की फुल फॉर्म क्या होगी, तो आपको ध्यान में रखना है सिडबी की फुल फॉर्म होती है स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। थोड़ा सा ये रॉन्ग हो गया है, डेवलपमेंट होगा ये बैंक ऑफ इंडिया। अगर पूछा जाए कि सिडबी का मुख्यालय कहां पर, तो सिडबी का मुख्यालय लखनऊ उत्तर प्रदेश में है। इस क्वेश्चन से रिलेटेड एक्स्ट्रा फैक्ट जान लेते हैं। लघु कुटीर उद्योगों के विकास के लिए सिडबी भारतीय लघु विकास बैंक की स्थापना 2 अप्रैल 1990 को हुई। इसका मुख्यालय लखनऊ में है। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस पूछा गया था, 1 अप्रैल 2020 को सिंडिकेट बैंक किस बैंक के साथ मर्ज हो गया था। 1 अप्रैल 2020 को सिंडिकेट बैंक जो है ये कैनरा बैंक के साथ मर्ज हो गया था। अगर हम बात करें ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स और यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया की, तो ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स और यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया का विलय जो हो गया है पंजाब नेशनल बैंक यानी कि PNB में, और सिंडिकेट बैंक का कैनरा बैंक में, और इलाहाबाद बैंक का इंडियन बैंक में विलय हो गया। ये आपको ध्यान रखना है। इससे रिलेटेड एक्स्ट्रा फैक्ट जान लेते हैं। 30 जून 2021 से इस बैंक में बड़े बदलाव होने जा रहे हैं। बता दें कि सिंडिकेट बैंक का 1 अप्रैल 2020 से कैनरा बैंक में विलय हो चुका है, इसलिए सिंडिकेट बैंक की ब्रांच मौजूदा IFSC कोड 30 जून 2021 तक ही काम करेंगे। 1 जुलाई 2021 से नए IFSC कोड लागू हो जाएंगे। सो गाइस, अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि नेपाल को लोकतांत्रिक राष्ट्र ये जो है ये कब बना। तो नेपाल जो है ये लोकतांत्रिक राष्ट्र जो है ये 2008 में बना था। इस क्वेश्चन से रिलेटेड एक्स्ट्रा फैक्ट जानेंगे हम लोग। नेपाल आधिकारिक रूप से संघीय लोकतांत्रिक गणतंत्र नेपाल एक दक्षिण एशियाई स्थल रुद्र राष्ट्र है। नेपाल के उत्तर में चीन का स्वायत्त शासित प्रदेश तिब्बत और दक्षिण पूर्व पश्चिम में भारत अवस्थित है। नेपाल के 81.3% नागरिक हिंदू धर्मावलंबी हैं। नेपाल विश्व के प्रतिशत आधार पर सबसे बड़ा हिंदू धर्मावलंबी राष्ट्र है। नेपाल की राजभाषा नेपाली है और नेपाल के लोगों को भी नेपाली कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन से आप लोगों को इतनी जानकारी प्राप्त हो जाती है। तो अगला क्वेश्चन पूछा गया था, भारत में राष्ट्रीय जनसंख्या नीति का निर्माण किस वर्ष हुआ था। तो भारत में राष्ट्रीय जनसंख्या नीति का निर्माण 2000 ईस्वी में हुआ था। एक बात और, अगर आप लोगों को इस वीडियो की PDF चाहिए तो मैं PDF अपने टेलीग्राम ग्रुप में डाल दूंगा। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। चलिए जान लेते इसके बारे में। साल 1976 में देश की पहली जनसंख्या नीति की घोषणा की गई। बाद में 1981 में इस जनसंख्या नीति में कुछ संशोधन भी किए गए। इस जनसंख्या नीति के तहत जन्म दर तथा जनसंख्या वृद्धि में कमी लाना, विवाह की न्यूनतम आयु में वृद्धि करना, परिवार नियोजन को प्रोत्साहित करना और महिला शिक्षा पर विशेष जोर देने का लक्ष्य रखा गया था।
सो गाइस अगला क्वेश्चन पूछा गया था, संविधान के अनुच्छेद 19 में मूल अधिकारों को कौन मैच करता है? ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो 19A में बोलने और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, 19B में सभा की आज़ादी, 19C में संघ बनाने की आज़ादी, 19D में पूरे देश में आने जाने की आज़ादी, 19E में पूरे देश में बसने की रहने की आज़ादी और 19G में कोई भी व्यापार एवं जीविका की आज़ादी। तो इस क्वेश्चन से आप लोगों को अनुच्छेद के बारे में इतनी जानकारी प्राप्त हो जाती है, अनुच्छेद 19 से रिलेटेड। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन का पूछा गया था कि टू व्हॉम डॉक्टर जितेंद्र सिंह लॉन्च यूनिक फेस रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी। डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने यूनिक फेस रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी जो लॉन्च की है या कि कब लॉन्च की है? तो उन्होंने ये 30 नवंबर 2021 को लॉन्च की है। सो अगला क्वेश्चन पूछा गया था, 2021-22 सीनियर वुमेन्स नेशनल फुटबॉल चैंपियनशिप का खिताब किस राज्य ने जीता है? 2021-22 सीनियर वुमेन्स नेशनल फुटबॉल चैंपियनशिप का खिताब मणिपुर ने जीता है। इस क्वेश्चन से रिलेटेड एक्स्ट्रा फैक्ट जान लेते हैं। केरल के कोझिकोड में EMS स्टेडियम में फाइनल में रेलवे पर नाटकीय पेनल्टी शूटआउट जीत के बाद मणिपुर ने अपनी सीनियर महिला राष्ट्रीय फुटबॉलर चैंपियनशिप ताज का सफलतापूर्वक बचाव किया। नियमन और अतिरिक्त समय में गोल करने के अवसरों की कमी के बाद मैच 0-0 के साथ स्कोर के साथ पेनल्टी में चला गया। मणिपुर की गोलकीपर ओकराम रोशनी देवी ने 3 बचाव करके अपनी टीम को इस स्तर पर 21वां खिताब दिलाया। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि इन विच ईयर वर्नाकुलर प्रेस एक्ट वाज पास्ड। वर्नाकुलर जो एक्ट जो निकला था ये कब पास किया गया था? तो इसके बारे में जान लेते हैं। अंग्रेज सरकार द्वारा भारत में सन 1878 में देसी प्रेस अधिनियम वर्नाकुलर प्रेस एक्ट पारित किया गया। इस क्वेश्चन से रिलेटेड एक्स्ट्रा फैक्ट जान लेते हैं। अंग्रेज सरकार द्वारा भारत में सन 1878 में देसी प्रेस अधिनियम वर्नाकुलर प्रेस एक्ट पारित किया गया ताकि भारतीय भाषाओं के पत्र पत्रिकाओं पर और कड़ा नियंत्रण रखा जा सके। उस समय लॉर्ड लिटन भारत का वायसराय था। इस अधिनियम में पत्र पत्रिकाओं में ऐसी सामग्री छापने पर कड़ी कार्रवाई का प्रावधान था जिससे जनता में ब्रिटिश शासन के विरुद्ध असंतोष पनपने की संभावना हो। वस्तुतः यह कानून भाषाई समाचार पत्रों को दबाने के लिए लाया गया था। देसी प्रेस अधिनियम पारित होने की अगले दिन ही कोलकाता से बांग्ला में प्रकाशित अमृत बाजार पत्रिका ने अपने को अंग्रेजी दैनिक पत्र बना लिया। इसके संपादक शिशिर कुमार घोष थे। तो इस क्वेश्चन से आप लोगों को इतनी जानकारी प्राप्त हो जाती है। सो गाइस अगला क्वेश्चन देख लेती है क्या पूछा गया था। अगला क्वेश्चन गाइस पूछा गया था कि भारत में सती प्रथा पर प्रतिबंध कब लगा था, ये कब बैन हुआ था? तो इसके बारे में जानेंगे हम लोग। 4 दिसंबर साल 1829 को लॉर्ड विलियम बेंटिक की अगुवाई और राजा राम मोहन राय जैसे भारतीय समाज सुधारकों के प्रयासों से सती प्रथा पर भारत में पूरी तरह से रोक लगी थी। सो गाइस अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि विच इज फाउंड इन पीरियोडिक सेल। आंसर हो जाएगा राइबोसोम। अगला क्वेश्चन गाइस पूछा गया, चिपको आंदोलन कब शुरू हुआ था? इस आंदोलन की शुरुआत 1970 में भारत के प्रसिद्ध पर्यावरणविद सुंदरलाल बहुगुणा और कामरेड गोविंद सिंह रावत, चंडी प्रसाद भट्ट तथा श्रीमती गौरा देवी के नेतृत्व में हुई थी। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि वे रेप्टाइल्स ले एग्स ऑन लैंड व्हाई नॉट इन वाटर। सरीसृप जमीन पर अंडे क्यों देते हैं? इसके बारे में जान लेते हैं। ज्यादातर सरीसृप मादा को आकर्षित करने और अपने क्षेत्र के निर्धारण के लिए यौन रूप से प्रजनन पुनः निर्मित करते हैं। जैसी गले से लटकने वाली चमकीली पीली त्वचा वाली छिपकलियां सरीसृप को संभोग के समय अमिनोटिक की आवश्यकता होती है, जिससे उनके मजबूत या चमड़े के जो गोले के साथ ये अंडे के होते हैं। अगला क्वेश्चन गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस पूछा गया था कि स्टॉर्म आंधी कहाँ आती है? तो स्टॉर्म जो आंधी है ये एटमॉस्फेयर में आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस पूछा गया था, इनमें से जम्मू कश्मीर का लोक नृत्य जो है वो कौन सा है? तो जम्मू कश्मीर का लोक नृत्य है राउफ। ये आपको ध्यान रखना, ये नहीं है। राउफ जम्मू कश्मीर का प्रसिद्ध लोक नृत्य है जो राउफ जनजाति द्वारा किया जाता है। कश्मीरी लोगों के इस प्रसिद्ध लोक नृत्य को ड महल कहा जाता है। सो गाइस अगला क्वेश्चन पूछा गया था, हैदराबाद की पुरानी इमारत कौन सी है? तो हैदराबाद की जो पुरानी इमारत है वो है चार मीनार, और इमारत का निर्माण कुली कुतुब शाही नवाब ने कराया था। सो अगला क्वेश्चन पूछा गया था, हैदराबाद की पुरानी इमारत कौन सी है? तो हैदराबाद की जो पुरानी इमारत है उसका नाम है चार मीनार। इमारत का निर्माण कुली कुतुब शाही नवाब ने करवाया था, ये आपको ध्यान रखना है।
सो गाइस अगला क्वेश्चन पूछा गया था, मानव विकास सूचकांक HDI किस आधार पर मानक तय करता है। अगर पूछा जाए कि HDI का फुल फॉर्म क्या होता है, तो HDI का फुल फॉर्म होता है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, यानी कि मानव विकास सूचकांक। ये क्या है, इसके बारे में जानेंगे। मानव विकास सूचकांक HDI संयुक्त राष्ट्र यूनाइटेड नेशन के संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP द्वारा प्रतिवर्ष जारी होने वाली एक वार्षिक रिपोर्ट है, जो कि विभिन्न देशों की जीवन प्रत्याशा, शिक्षा और आय के मानकों के आधार पर प्रकाशित की जाती है। तो अगला क्वेश्चन पूछा गया था, नोकरेक नेशनल पार्क ये कहां पर स्थित है। तो नोकरेक राष्ट्रीय उद्यान भारत के मेघालय राज्य में पश्चिम गारो हिल्स जिले में स्थित एक राष्ट्रीय उद्यान है, जिसका क्षेत्रफल 47.48 वर्ग किलोमीटर है। अगला क्वेश्चन का पूछा गया था, द्वितीय पिछड़ा वर्ग आयोग मंडल कमीशन कब बनाया गया। तो मंडल आयोग सन 1979 में तत्कालीन जनता पार्टी की सरकार द्वारा स्थापित किया गया था। इस आयोग का कार्य क्षेत्र सामाजिक एवं आर्थिक रूप से पिछड़ों की पहचान करना था। श्री बिंदुश्री प्रसाद मंडल इसके अध्यक्ष थे। अगला क्वेश्चन का पूछा गया था, जनसंख्या नीति किस वर्ष लागू हुई। साल 1976 में देश की पहली जनसंख्या नीति की घोषणा की गई। बाद में 1981 में इस जनसंख्या नीति में कुछ संशोधन भी किए गए। इस जनसंख्या नीति के तहत जन्म दर तथा जनसंख्या वृद्धि में कमी लाना, विवाह की न्यूनतम आयु में वृद्धि करना, परिवार नियोजन को प्रोत्साहित करना और महिला शिक्षा पर विशेष जोर देने का लक्ष्य रखा गया था। तो इस क्वेश्चन से आप लोगों को इतनी जानकारी प्राप्त हो जाती है। सो गाइस अगला क्वेश्चन पूछा गया था, ऑपरेशन पोलो आजादी के बाद भारत में किस शहर को आजाद के लिए चलाया गया था। यह क्वेश्चन पूछा गया था। 30 सितंबर 1948 को भारतीय सेना ने हैदराबाद के भारत में विलय के बाद ऑपरेशन पोलो शुरू किया था। अगला क्वेश्चन गाइस पूछा गया था कि संघ सूची और राज्य सूची में कितने विषय हैं। इसके बारे में जान लेते हैं। संविधान लागू होने के समय संघ सूची में 97 विषय थे, अब 98 विषय हैं। राज्य सूची में 66 से 62 तथा समवर्ती सूची में 47 से 52 विषय हो गए हैं। समवर्ती सूची का प्रावधान जम्मू कश्मीर राज्य में नहीं है। मूल रूप से 8वीं अनुसूची में 14 भाषाएं थी, बाद में 8 भाषाएं जोड़ी गई। ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन पूछा गया था, 7वीं अनुसूची में किस विषय का वर्णन है। भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची राज्यों और संघ के मध्य के अधिकारों को उल्लेखित करती है। इसमें 3 सूचियां हैं, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। सो गाइस अगला क्वेश्चन पूछा गया था, इनमें से कौन कर्नाटक का क्षेत्रीय पार्टी नहीं है। AIADMK ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ मुन्नेत्र कंगडम, ऑल इंडिया तमिलनाडु पुडुचेरी भारत का एक राजनीतिक दल है। नेक्स्ट क्वेश्चन का पूछा गया था, इनमें से कौन सी भाषा भारत की आदिवासी भाषा नहीं है। तो देखिए, बोडो असम की भाषा है, संताली यह असम, झारखंड, उड़ीसा और छत्तीसगढ़ में बोली जाती है। बिहार में त्रिपुरा तथा बंगाल में बोली जाती है, और जो डोंगरी है ये महाराष्ट्र में बोली जाती है। तो इस क्वेश्चन से आप लोगों को इतनी जानकारी प्राप्त हो जाती है। वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए आप लोग ज्यादा से ज्यादा। सो गाइस अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, काशी विश्वनाथ मंदिर कहां पर स्थित है। तो काशी विश्वनाथ मंदिर वाराणसी उत्तर प्रदेश में स्थित है। तो इसके बारे में जान लेते हैं। वाराणसी उत्तर प्रदेश भारत में स्थित काशी विश्वनाथ मंदिर पवित्र गंगा नदी के पश्चिमी तट पर आइलवा और इवराह ज्योतिर्लिंग में से एक है। इस मंदिर की प्रमुख देवता का नाम विश्वनाथ विश्वेश्वर है, ये आपको ध्यान रखना है। और वाराणसी शहर के काशी में भी ये मंदिर का लोकप्रिय विश्वनाथ मंदिर पड़ता है। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रपति का अभिभाषण कौन से अनुच्छेद में है, यह क्वेश्चन पूछा गया था। तो भारत के संविधान के अनुच्छेद 87A के अंतर्गत राष्ट्रपति का अभिभाषण नियमित रूप से होता है। अगला क्वेश्चन गाइस पूछा गया था, गांधी जी किस वर्ष बांग्लादेश का नोआखली गए थे। 7 नवंबर 1946 को महात्मा गांधी नोआखली पहुंचे थे, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन गाइस पूछा गया था, इसरो लॉन्च NAVIC मैसेजिंग सर्विस विद विच कंपनी। आंसर हो जाएगा ओप्पो इंडिया। अगला क्वेश्चन गाइस पूछा गया था, किसने जम्मू कश्मीर में 1000 अटल टिकरिंग प्रयोगशाला स्थापित करने की योजना बनाई है। तो नीति आयोग ने 1000 अटल टिकरिंग प्रयोगशाला स्थापित करने की योजना बनाई। इस क्वेश्चन से रिलेटेड एक्स्ट्रा फैक्ट जानेंगे। नीति आयोग ने जम्मू कश्मीर में 1000 अटल टिकरिंग प्रयोगशालाएं स्थापित करने की योजना बनाई है। वित्तीय वर्ष 2021-22 के अंत तक 1000 अटल टिकरिंग प्रयोगशालाओं में से 187 की स्थापना की जाएगी। तो अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि वीवॉक्स द्वारा जारी इंडिया स्किल्स रिपोर्ट 2022 के नए संस्करण में कौन सा राज्य शीर्ष पर है। आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र। इसके बारे में जान लेते हैं। वीवॉक्स द्वारा जारी इंडिया स्किल्स रिपोर्ट 2022 के 9वें संस्करण ने उन राज्यों की सूची में महाराष्ट्र ने शीर्ष स्थान बरकरार रखा है
जहां रोजगार योग प्रतिभाओं के उच्चतम सर्वेक्षण है। इसके बाद उत्तर प्रदेश और केरल है। बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, अवतल दर्पण में जब वस्तु फोकस पर होती है तो प्रतिबिंब का आकार क्या होगा और वह कहां बनेगा। इसके बारे में जान लेते हैं। जब वस्तु फोकस पर होती है तो उसका वास्तविक प्रतिबिंब अत्यधिक बड़े आकार का होगा और अनंत पर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस पूछा गया था 2020-21 में शिक्षा के लिए टोटल जीडीपी का कितना परसेंट दिया गया है। बजट में जीडीपी का 6% आवंटन शिक्षा के लिए होना चाहिए और 6% आवंटन शिक्षा के लिए किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस पूछा गया, एशियन रोमिंग चैंपियनशिप 2021 में भारत ने कितने मेडल जीते हैं। तो एशियन रोमिंग चैंपियनशिप 2021 में भारत ने कुल 6 मेडल जीते, जिसमें 2 गोल्ड हैं और 4 सिल्वर मेडल हैं। इसके बारे में जान लेते हैं। थाईलैंड में आयोजित इस कॉन्टिनेंटल मीट में भारत ने 2 गोल्ड और 4 सिल्वर मेडल जीते हैं। भारत की ओवरऑल मेडल की टैली 6 है, जो कि पिछले मुकाबले से 1 ज्यादा है। भारतीय रोवर अरविंद सिंह ने रविवार को थाईलैंड में आयोजित एशियन रोइंग चैंपियनशिप 2021 के अंतिम दिन मैस लाइटवेट सिंगल्स स्कल्स इवेंट में गोल्ड मेडल अपने नाम किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन का पूछा गया था, भाषा संगम मोबाइल ऐप 22 भाषाओं के साथ लॉन्च हुआ, इसमें कितने वाक्य होंगे। तो इसमें टोटल 100+ वाक्य होंगे। ओके, इसके बारे में जान लेते हैं। ऐप में 100 वाक्य हैं जो विभिन्न विषयों पर डिजाइन किए गए हैं, जो लोगों को 22 भारतीय भाषाओं में बुनियादी बातचीत सीखने, खुद का परीक्षण करने और ऑनलाइन प्रमाण पत्र बनाने की अनुमति देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन का पूछा गया था, किस नृत्य में भगवान कृष्ण की भाव भंगिमा नहीं होती है। इस क्वेश्चन को मैंने काफी सर्च किया, लेकिन इसका हमको आंसर नहीं मिल पाया। यदि आप लोगों को मालूम है तो कमेंट करके आप लोग बता सकते हैं। सो गाइस, अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि अल्लूरी सीताराम राजू और बिरसा मुंडा किस क्षेत्र से संबंधित हैं। अल्लूरी सीताराम राजू 4 जुलाई 1897 से 1924 भारत के स्वतंत्रता संग्राम के एक क्रांतिकारी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन का पूछा गया था, इनमें से कौन सा राज्य का स्थापना वर्ष गलत दिया गया है। उत्तराखंड 9 नवंबर 2000 स्थापना वर्ष, अरुणाचल प्रदेश 20 फरवरी 1987 स्थापना वर्ष, नागालैंड 1 दिसंबर 1963 स्थापना वर्ष, मिजोरम का 21 जनवरी 1972 स्थापना वर्ष होगा। ठीक है। तो अगला क्वेश्चन पूछा गया था, इनमें से कौन सी पार्टी की स्थापना वर्ष गलत है। बीजेपी की बात करें तो बीजेपी की पार्टी की स्थापना हुई थी 6 अप्रैल 1980 को। समाजवादी पार्टी की स्थापना कब हुई थी, 4 अक्टूबर 1992 को। बहुजन समाजवादी पार्टी की स्थापना हुई थी 14 अप्रैल 1984 को। नेशनल कांग्रेस की पार्टी की स्थापना कब हुई थी, 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को। ठीक है, इस क्वेश्चन से आप लोगों को इतनी जानकारी प्राप्त हो जाती है। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। आशा करते हैं आज का वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, पास में आपके बेल आइकन होगा उसको भी दबा लें। इससे आने सारी नए वीडियो की नोटिफिकेशन आप सभी लोगों तक आसानी से पहुंच जाएगी। आज के इस वीडियो की पीडीएफ फाइल आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से प्राप्त कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।